यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, शुरू में आपको पता है इस एज में ज़्यादा मनी होते नहीं हैं, तो वो मतलब किस तरह से इन्वेस्ट करें। And investment in knowledge is the best return. क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहे हैं सब 12-12, 15%, 20%, आपको पता है कितना इंटरेस्ट है उस पर। मैं मानता हूँ कि अगर इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें अपना लोन क्लियर करना चाहिए, डेट क्लियर करे, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट में घुसे। गोल्ड और सिल्वर अपने हाई पे हैं। गोल्ड और सिल्वर और बढ़ेगा। आईपीओ का क्या है, बबल जो आईपीओ होता है सब इन्वेस्ट कर देते हैं, बोले एक ही तो लॉट भरना है, भर देते हैं। मुझे इतने लोग बोलते हैं एसआईपी कर रहा हूँ, भाई पैसे नहीं बनते, एसआईपी में पैसे नहीं बनते। एसआईपी में पैसे बनेंगे भी नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्वेल टॉक्स बाय ईशू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सबसे फेमस, वन ऑफ द यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कहेंगे, जिनकी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी रीच है और मात्र 25 साल की उम्र है और 20 साल में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ड्रॉप आउट बाय चॉइस हैं और आप इनकी कहानी सुनेंगे तो इतने मोटिवेट होंगे, आपको मजा आ जाएगा। आज इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। मनवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं वो मेरी जर्नी बताऊँ जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो स्टार्ट करते सर, मुझे भी मज़ा आएगा। बिल्कुल, तो ज़रूर स्टार्ट करते चलो। मनवीर जी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपकी एज के बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे हैं जो देख रहे हैं। आप 2020 में आपने जर्नी शुरू करी थी और आप ड्रॉप आउट बाय चॉइस हैं, और कुछ ऐसी कहानी आप अपने मुंह से ही बताइए कि आपने जर्नी शुरू कैसी करी और आज इस लेवल पे कैसे पहुंचे। सर मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। तो वैसे तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था गुजरात से, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसी हुई थी कि सर मेरा फाइनेंस में बहुत नॉलेज था, मतलब इंटरेस्ट था। नॉलेज तो नहीं कहूँगा, नॉलेज तो बाद में आया है। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था फाइनेंस में। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी घर वालों को कि मुझे कुछ फाइनेंस में करना है, बट लोग तब ना सर मोटिवेट कम करते थे। मतलब मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, लोग बताते कम थे। किसी ने मुझे ये तक नहीं बताया कि भाई सीए परस्यू कर सकते हो, सीएफए परस्यू कर सकते हो, सीएस भी होता है, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया। तो खुद मैंने सारी चीज़ें समझी। तो मैं गया सर, मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, मतलब बीबीए किया मैंने फाइनेंस में। वहाँ से मुझे फाइनेंस में और ज़्यादा नॉलेज मिली। मैंने सोचा अब एमबीए करेंगे, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एमबीए कर लिया हो गया, आपको यहाँ से मिल जाएगी अपनी ड्रीम जॉब, आप आगे निकल जाओगे और सब सेट है आपकी लाइफ। तो मेरा भी यही प्लान था, नॉर्मल सा मीडियोकर जो लाइफ जीते वैसे ही। बीबीए हुआ सर, मैंने बहुत एंट्रेंस एग्जाम दिए, अब जो बोलो सारे दिए, कैट सब जैट वैट सब कुछ दे दिया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था एक अच्छी कॉलेज में, हैदराबाद की टॉप कॉलेज में हो गया था मेरा एडमिशन। मैंने ड्रॉप आउट ले लिया, वहाँ से ड्रॉप कर दिया। इन द कॉलेज ओनली। यस। तो वो ड्रॉप इसीलिए किया था सर क्योंकि कोविड चल रहा था। और कोविड में ना एट द एंड में बहुत डिप्रेस हो गया था घर बैठे बैठे। और उसमें भी यही था कि आपको घर बैठ के ही स्टार्ट करनी है अपनी एग्जाम, मतलब आपको एग्जाम भी घर बैठ के देना है, फर्स्ट ईयर आपको पूरा उसमें निकालना है। तो मैंने बोला मैं तो नहीं करूँगा, मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। एज अ मतलब मिडिल क्लास मेंटालिटी ये है कि पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो मैंने यही सोचा। फिर इतने में मैंने ड्रॉप आउट ले लिया 1 साल का। तो उतने में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट करा कि लेट्स गो टू कनाडा। अब एज अ पंजाबी लोग जज करेंगे, मे बी स्टीरियोटाइप करेंगे कि हाँ तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन होता है। तो वैसे ही समझ लो कि ठीक है, एक ही ऑप्शन था। तो कनाडा मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने मुझे ना बोल दिया। मेरे पेरेंट्स इससे सपोर्टिव नहीं थे कि तू कनाडा चले जा, क्योंकि उनका ये था कि चल ठीक है तू सिटी से बाहर जा सकता है, बट तू कंट्री से बाहर निकल जा, ये हम नहीं चाहते। तो ये मैंने उन्हें जैसे ही थोड़ा बहुत मोटिवेट करा तो उन्होंने कहा चल ठीक है इन्वेस्ट कर देंगे। तो सर आप मानोगे नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरा फाइनेंस में था बैकग्राउंड। तो 10 मंथ्स का पीरियड था मुझे कनाडा जाने में। तो मैंने उसे भी वेस्ट नहीं करा। मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोला आई डू अ जॉब। मैंने 8 मंथ्स जॉब करी है जीएसटी डिपार्टमेंट में, एक कंपनी के अंडर। तो वहाँ पर मैंने बस एक ही थॉट था कि जो फ्लाइट टिकट होगी वो मैं खुद के पैसे से करूँगा, पूरा बर्डन डालूंगा नहीं। तो यही किया मैंने, पूरा सब कुछ सेलेक्ट कर लिया था, सब 8 महीने जॉब कर ली। उसके बाद सर मैं बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन की भी जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने आपको बता दिया कि मैं फाइनेंस में था, कनाडा भी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने जा रहा था। आई गॉट सिलेक्टेड इन अ टॉप कॉलेज, टॉप थर्ड कॉलेज ऑफ कनाडा, उसमें सिलेक्ट हो चुका था मैं। बट कहते हैं ना कि मतलब कुछ और ही लिखा था मेरे लिए, किस्मत में कुछ और ही लिखा किस्मत था। में कुछ और ही लिखा था, तो वही होना है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैं आपको जर्नी शॉर्ट में बताता हूँ। तो 8 महीने बाद मैं थोड़ा कंटेंट क्रिएशन पे लग गया। मैंने सोचा कि यार कनाडा के व्लॉग्स बनाएंगे, मैं बहुत मोटिवेट होता था व्लॉग्स वगैरह देखकर। तो मैंने बोला यार तो मैं भी कर सकता हूँ, क्या बड़ी बात है। तो फाइनेंस प्लस कंटेंट क्रिएशन कर लोगे तो आपका पैसा कहीं और से भी बन लेगा। तो मैंने सोचा ठीक है ये कर लेंगे। कंटेंट क्रिएशन पे 2 महीना ध्यान दिया सर। उसके बाद मेरा वीज़ा ही नहीं आया।
क्योंकि कोविड चल रहा था, वीज़ा नहीं आया, डिप्रेस हो गए। फिर वीज़ा एक दिन आता है, बहुत लेट आया, बहुत डिले आया, रिजेक्शन आया बिकॉज़ ऑफ कोविड। उन्होंने कुछ ना कुछ फाइल्स में डाल दिया, ऐसे-ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया और बहुत रिजेक्शन चल रहे थे। तो शायद वही एक सिग्नल था कि तेरा नहीं बनता वहाँ पे जाना, और वो कंट्री तुझे डिज़र्व नहीं करती। ऐसा होगा। कहते हैं सर, किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो तो वही होता है। हम छोटे की से भागते हैं और लिखा बड़ा होता है, वही वो हमें दिखता नहीं है उस वक्त, और जब हो जाता है वो बड़ा, तब याद आता है यार किस्मत में तो बहुत बड़ा ही लिखा हुआ था। वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ, आप मानोगे नहीं। तो वहाँ से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से स्टार्ट हो गई थी। तो मैं तो कनाडा के व्लॉग्स बनाता था, वो सब तो हो गया, मतलब उनके बारे में ही शेयर करता था कि कनाडा ये होता है, वो होता है, यहाँ से आप ग्रेजुएशन आपको करनी तो इस कॉलेज में करो, उस कॉलेज में करो, ऐसी वीडियोस बनाता था जाने से पहले, क्योंकि अपने आप को ट्रेन कर रहा था। आई बिलीव आपके पास नॉलेज पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप डिलीवर करोगे, है ना? तो सेम चीज़ अब आते हैं, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब जैसे वीज़ा रिजेक्ट हुआ ना सर, मुझे लगा कि यार ऐसी कंट्री मुझे रिजेक्ट कर रही है, जबकि मेरी फाइल इतनी सही है, सब कुछ सही है, मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया? तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया और मैंने कंटेंट को चेंज कर दिया, स्विच कर दिया। आई थॉट कि फाइनेंस वाले लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाने लग रहे हैं तब। तब तो सर एटलीस्ट मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ़ 5 क्रिएटर्स थे। मतलब आप काउंट कर सकते हो कि ये 5 क्रिएटर्स हैं जो फाइनेंस के ऊपर व्लॉग्स बनाते हैं और ये वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने बोला ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना तो मुझे भी आता है, इतना तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला आई विल डू इट। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया घर बैठे-बैठे। मेरे पास जॉब नहीं, क्योंकि मैंने जॉब भी छोड़ दी। जॉब छोड़ दी, सारा पैसा लगा हुआ है, अभी तक रिफंड भी नहीं आया है। कनाडा की सारी फीस भर दी, 1 साल की फीस भरी हुई है। मेरी टिकट चली गई, मैंने पैसे भर दिए थे टिकट के, जो कमाए थे 1 लाख रुपए की टिकट थी, 1 लाख ही बचाए थे, वो भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। मतलब आप समझो कि मैं नील पे बैठा हूँ, ज़ीरो पे। वापस स्टार्ट करना है मुझे। जो बीबीए करा उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब मुझे था कि सर वापस वो जॉब नहीं लेनी है, क्योंकि वो जॉब तो मैं टाइम पास के लिए कर रहा था। तो जॉब टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, वापस उनके पास जाऊँ ऐसा मैं हूँ नहीं। तो मैंने सोचा कि घर बैठे-बैठे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फाइनेंस कंटेंट बनाना। और आपने पहले इंस्टाग्राम से शुरू करा या यूट्यूब से? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने यूट्यूब से चालू करा। अब लोग इधर पूछेंगे कि यूट्यूब क्यों स्टार्ट करा? जबकि इंस्टाग्राम पे इतनी रीच मिलती है। लोग यही गलती करते हैं। मैंने अपने आप को टारगेट दिया था। तो उस टाइम पे ना यूट्यूब शॉर्ट्स आया था। तो मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स से शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इंस्टाग्राम तो वैसे ही ईज़ी है। तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट से स्टार्ट करा, और मेरे कोई इंस्पिरेशन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। सब जानते होंगे, मतलब फाइनेंस विद शरण। वो क्वर्की वीडियोस बनाते थे, एजुकेशनल इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते थे, फाइनेंस की चीज़ें बहुत ईजी वे में सिखाते थे, कैरेक्टर्स बन के इधर उधर। सेम चीज़ मैंने करी, बट इन हिंदी। तो मैंने वो वीडियोस बनाई, आप बिलीव नहीं करोगे, पहली वीडियो मैंने पोस्ट करी यूट्यूब पे, इट गॉट लाइक 1K व्यूज इन अ डे। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला यार अभी तो वीडियो चालू करी थी और 1K व्यूज आ गए। आप मानोगे नहीं, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, आई गेस 3 टू 4 वीडियोस बनाई, उतने में थोड़ी बहुत वायरल होने लग गई वीडियोस। एंड इन अ मंथ मुझे याद है 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। 10 के सब्सक्राइबर्स हुए, यही मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि 10 के यहाँ हो सकते तो इंस्टाग्राम पे इससे 2 गुना हो सकते, 5 गुना हो सकते। यही हुआ। मैंने वही वीडियोस उठा के डाल दी इंस्टाग्राम पे, और वो वीडियोस फट गई। इन अ मंथ वहाँ पर 100 के हो गए। सब मोटिवेशन बहुत आता है। अभी मेरा पहला पॉडकास्ट दीपक जी के साथ था, दीपक वाधवा जी के साथ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 3 दिन में 2.5 लाख व्यूज हो गए हैं उस वीडियो पे। और उसके वजह से सब्सक्राइबर ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं, जब फोन खोलूं नोटिफिकेशन वो अलग ही, मतलब मोटिवेट अलग ही करता है वो। मोटिवेशन मगर मोटिवेशन के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दैट्स जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ पक्का थोड़ी है, होगी नहीं होगी, मगर ट्राई तो करना ही पड़ेगा, तभी तो होगी। वही कंफर्ट जोन से बाहर बाहर निकलना निकल। पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बोला होगा। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मुझे इससे एक चीज़ याद आ रही है। मैं वो पर्सन हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ, कैमरा के सामने बैठा हूँ, मैं कैमरा शाय पर्सन था। मुझे आज तक याद है कि मेरी फर्स्ट वीडियो कैसी थी। मैं जैसे बताया आपको, कनाडा की वीडियो शूट करता था। सर मैंने फ़ोन सामने रखा है मेरे, और मैं कैमरा में देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं लेंस में भी नहीं देख पा रहा था। इतनी मेरी, मतलब आप समझो कि मैं इतना कैमरा शाय था। मैं देख ही नहीं पा रहा था कैमरे को। ऐसे करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 500 के यूट्यूब पे है, मेरे दूसरे और अकाउंट्स हैं। वेरी ये सब कुछ इंटरेस्टिंग, है। वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी है आपकी। तो ये तो रही आपकी जर्नी की बात। सर, आपने 20 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, तो थोड़ा सा जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, शुरू में आपको पता है इस एज में ज़्यादा मनी होते नहीं हैं, तो वो मतलब किस तरह से इन्वेस्ट करें? और आप ये बताइए, इस वक्त निफ्टी इतने हाई पे है और पोर्टफोलियो सबके लो पे हैं, तो
आप थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए किस तरह से ही वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं आपका ना पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि 20 ईयर्स की एज में किसी के पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं। सर मेरे पास भी नहीं थे, मैं 18 ईयर्स का था, 18-19 ईयर्स का था जब मैं कॉलेज में था। तो वही जो पॉकेट मनी मिलती है वही थी, उससे थोड़ा-सा बचाता था, थोड़े से इन्वेस्ट करता था। कहाँ इन्वेस्ट करता था मैं आपको ये बताता हूँ, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था सर मैं। उस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था, उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट करता था नॉलेज में। और ये लोग बहुत गलती करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार मैं पैसा डाल देता हूँ, ट्रेडिंग में करता हूँ, 1000 रुपये मिले, 2000 मिलते हैं, वो सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग कर लूँगा, 5000 हो गए, 10 रुपये 10,000 हो गए, ट्रेडिंग करूँगा इससे। क्या बोल रहे हो? इससे ट्रेडिंग नहीं होती है। पहले नॉलेज में पैसा डालो। सर बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था, आप यहाँ पर क्लिप लगा लेना उसकी। मैं विजय केडिया जी को मिला था। विजय केडिया जी कौन है मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। ही इज़ अ रीनोन इन्वेस्टर, उनकी नेटवर्थ इट्स मोर देन 2000 करोड़। वो मुझे कहाँ मिले थे मैं आपको इंसिडेंट बताऊँगा, आप खुद शॉक हो जाओगे। वो मुझे मिले थे मुंबई एयरपोर्ट पे। तो 6 महीने पहले की बात है, मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे मिले और उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। कोई नहीं पहचान रहा था उन्हें। एयरपोर्ट पे 2000 करोड़ की नेटवर्थ का बंदा ऐसे घूम रहा है जैसे कोई नहीं पहचानता है। मैंने उन्हें मास्क में पहचान लिया। मैंने बोला, "विजय केडिया जी?" तो बोलते हैं, "यस।" इतनी अच्छी स्माइल दी उन्होंने। मैं आपको बताऊँगा हमारी 10-15 मिनट बात हुई है, बैठ के हमने बात आई हैव करी। सीन योर स्टोरी। यस। वो आप हैप्पी क्या बिलीव नहीं क्या करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, ही इज़ ऑल्सो कैमरा शाय पर्सन। तो मैंने उन्हें पहले रिक्वेस्ट करा सर कि सर आई एम अ क्रिएटर। उन्होंने मेरी लिटरली उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और वो चेक कर रहे थे मेरी वीडियोज़। फिर मैंने, सर आप कुछ सजेशन दे पाओ ऐसे करके, तो वो मेरे को स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहे थे। बोले कि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन तो नहीं दूँगा, पर मैं आपको सेक्टर वाइज़ बता देता हूँ। मैंने, सर ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा आपको। कुछ मेरे फॉलोअर्स के लिए आप कहना चाहो तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे ना बोल दिया कि यार आई एम अ बिट कैमरा शाय, आई कांट स्पीक ऐसे करके। तो मैंने कहा, नो वरीज़, नो वरीज़। फिर हमने 5 मिनट बात करी। आप मानोगे नहीं, फिर उन्होंने उनकी हेल्दी कन्वर्सेशन हुई, वो खुद खुश हो गए। तो उन्होंने जाते-जाते मुझे बोला, जस्ट इतना बोला, कैमरा चालू करो, ऐसा करके। फिर आपने वो वीडियो तो देखी है, पर मैं लोगों को बताना चाहूँगा, उन्होंने उसमें एक ही लाइन बोली है, मतलब मैं समराइज़ करना चाहूँगा, उन्होंने ये बोला है, "एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज़ द बेस्ट रिटर्न।" अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करोगे, इन फ्यूचर यू विल गेट द रिटर्न, बट आपको पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आप डायरेक्ट मार्केट में घुस के इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा लोगे। आप राकेश झुनझुनवाला बन जाओगे, विजय केडिया जी बन जाओगे, पॉसिबल ये नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। आजकल हर कोई, मुझे मतलब ऐसा लगता है 20 साल में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब चीज़ों में घुस जाते हैं और इतने डेट में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता और डेट से डेट क्रिएट करते रहते हैं और डेट गड्ढे में गड्ढा इतना बड़ा हो जाता है कि उनको रियलाइज़ ही नहीं होता। रियलाइज़ तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। वही सर, फंड एलोकेशन भी एक चीज़ होती है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अब आप 10% ही इसका इन्वेस्ट करो ना, आपको पूरा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी तो है, घर चलाना है आपको। 10% ही इन्वेस्ट करोगे और उसमें से भी सर एक अलग मनी होता है व्हिच इज़ कॉल्ड फन मनी। मैं इसे बोलता हूँ फन मनी। 10% का भी एक अमाउंट आप निकालो, 10% का 50% निकालो या 5,000 रुपए निकाल लिया आपने, फन मनी। वो फन मनी क्या होता है कि अगर ये पैसा कहीं भी चले भी जाए, डूब जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कल वैसे ही उठूँगा, वैसे ही काम पर जाऊँगा। वो मनी हमें डालना पड़ता है ऐसे एसेट्स में या फिर ऐसी जगह पर जो कि ज़ीरो भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट लोग ये समझते नहीं हैं, इसीलिए डेट बढ़ता है जैसे आपने बताया। जैसे डेट की बात आई तो कहीं मैं देखता हूँ मेरे कहीं जानने वाले भी हैं, सर क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहे हैं, सब 12-12, 15%, 20%, आपको पता है कितना इंटरेस्ट है उस पे। और एक तरफ सिप पे दिमाग लगा रखा है कि सिप कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे बताइए, आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे कि क्या गलती कर रहे हैं वो? तो सर बिल्कुल सही बात है, लोगों के डेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की वजह से भी लोगों के बहुत डेट बढ़ रहे हैं या फिर जो भी लोन उनके सर पर है। तो मैं मानता हूँ कि अगर इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें अपना लोन क्लियर करना चाहिए, डेट क्लियर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट में घुसे। क्यों आप ऐसा क्यों करोगे? पहले ईएमआईज़ पे करोगे ना, पहले आप पहले अपना डेट क्लियर करोगे और अगर आपके पास फंड बच रहा है डेट के बाद, लोन रीपेमेंट करने के बाद या ईएमआईज़ पे करने के बाद, वो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे। ऐसा नहीं होगा ईएमआई का अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर दोगे। फिर पैसा कहाँ जाएगा? फिर तो आपके ऊपर डेट बढ़ता ही जाएगा, कर्ज़ा बढ़ता ही जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा और कर्ज़ा तो आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड की डेट का तो पता ही है, 40% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है एनुअली, व्हिच इज़ अ डेट ट्रैप। लोग वहीं फँस जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
उसके ऊपर अगर आप डेट रीपे नहीं करते हो लो क्रेडिट कार्ड को, तो हाईएस्ट डेट उसके ऊपर पे करना पड़ता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट कार्ड से 40% विच इज। तो सर क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से। क्रेडिट कार्ड आप सही से प्रूडेंट वे से यूज़ करो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आजकल इतने अच्छे क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, आप तो क्रेडिट कार्ड के माहिर हो, कम से कम 15-20 कार्ड तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे ही, और हर तरह के क्रेडिट कार्ड है। चलो इस पे ही आप बताइए पहले क्रेडिट कार्ड की, फिर आगे बात करेंगे क्रेडिट कार्ड किस किस तरह के हैं आपके, और क्या क्या यूज़ है। सर मैं बिलीव करता हूँ क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है एंड मेरे लिए तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, मैं नहीं मानता कि मैं माहिर हूँ, बट मेरा एक इंटरेस्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड्स बहुत तरीके के आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड अलग होता है, फूड क्रेडिट कार्ड अलग होता है, फिर आपका यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, सारी चीज़ें अलग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आपको आजकल जित बहुत लड़कियां हैं और लड़के भी आजकल बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। शॉपिंग क्रेडिट कार्ड्स भी एक कैटेगरी अलग होती है। जैसे फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है सर, फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। उस पे क्या होता है, अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद रहे हो, आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। आप 5% तो यहीं पे सेव कर रहे हो। आप 1000 रुपए की चीज ले रहे हो, आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। लोग सोचते ही नहीं है ये। अब जैसे मैं अब आती है कोई भी सेल आती है, लोग 20-20 हज़ार रुपए की तो ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर आपको मतलब वापस आप कैशबैक ले रहे हो। लोग समझते ही नहीं इसे। 5% बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है अगर आप एनुअल बेसिस पे काउंट करोगे तो, बट लोग ये नहीं समझते। अब ऐसे ही फूड क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, जो मैं खुद करता हूँ एज अ बैचलर, आई एम अ बैचलर। तो बैचलर्स के लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग स्विगी से ऑर्डर करते हैं। फूड क्रेडिट कार्ड भी होते हैं सर? हाँ बिल्कुल होती ये है। मैंने तो पहली बार सुना, बताइए सर। एक क्रेडिट कार्ड है सर, स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। आप स्विगी के ऐप में जाओगे तो वहां पर आपको दिख जाता है। पहले तो बहुत प्रमोट भी कर रहे थे, आई गेस अब तो बहुत अच्छा चल रहा है उनका क्रेडिट कार्ड को। तो मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है। तो उसमें ये होता है सर कि आप कुछ भी ऑर्डर करो स्विगी से, आपको उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, फूड ऑर्डर करो, कुछ भी करो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और वो मिलता है, कैप है उसके ऊपर, 1500 रुपए की कैप है। मतलब मंथ में 1500 रुपए तो बचा ही सकते हो वहां पर लोग ये समझते ही नहीं है। अब सेम पेट्रोल क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। बीपीसीएल का अलग कार्ड आता है, आईओसीएल का अलग क्रेडिट कार्ड आता है। वहां पर आपको मिलते हैं 6 से 7 या 8% का आपको कैशबैक मिलता है। पर लोग सेव ही नहीं करते और बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड ये होता है, क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप है। आपको यूज करना नहीं आता है ऐसा बोलो। क्रेडिट कार्ड कोई डेट ट्रैप नहीं है। अब इसमें आ गया यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स। एक कीवी क्रेडिट कार्ड आया येस बैंक का, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। आप यूपीआई पेमेंट्स पे भी कैशबैक ले सकते हो, अप टू 3 to 5%। ओके। आप पेमेंट्स कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको कैशबैक मिल रहा है। जो आजकल हर कोई यूपीआई तो यूज कर ही रहा है। वही वही बट होता है क्या है सर, आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब आप पे कर रहे हो पैसे, मतलब आपके जैसे क्रेडिट कार्ड आ गया, आपको लिमिट दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप खर्चा कर दो सर कहीं। मुझे लगता है चादर से बाहर ना बहुत पैर पसार लेते हैं लोग, और उसके बाद क्या होता है, कई बार गलती इतनी कर देते हैं कि वो गलती बोलो या भूल बोलो, या वो पे ही नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, पे करना चाहते हैं भूल जाते हैं, और उस पर इंटरेस्ट लग जाता है, और आपकी मेरे ख्याल से सिविल स्कोर भी बहुत कम हो जाता है। तो ये मुझे लगता है ट्रैप भी है। अगर आप प्रूडेंट वे से करो तो बहुत बढ़िया चीज है। अब क्रेडिट कार्ड को यूज करके तो पैसे सेव कर लिए, 5%, 7%, 10% हमने कैशबैक ले लिया। अब जब मैं क्रेडिट कार्ड के बिल रीपे करता हूँ, वहां पर भी मुझे कैशबैक मिलता है सर। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है। जैसे एक तो क्रेड है। क्रेड बहुत अच्छा ऐप है सर। अगर आपका स्कोर 750 है, सिबिल स्कोर 750 है, तभी वो आपको अलाउ करता है ओपन करने के लिए, वरना आप वो ऐप भी ओपन नहीं कर अच्छा। सकते। अगर वो ऐप आपका ओपन हो जाए, तो वहां से आप अगर क्रेडिट कार्ड बिल रीपेमेंट करते हो, तो वहां पर आपको और कैशबैक मिलता है। मेरे अप टू मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता है मेरे 5000 कैशबैक मुझे मिल चुके हैं। 5000 रुपए का कैशबैक मिल चुका है अभी तक क्रेडिट से। क्रेडिट से पेमेंट करने के बाद पेमेंट करने पे मैं वो क्रेडिट कार्ड का फिर बिल ही वो नहीं पे कर, मिल रहा है। मुझे 5000 अभी तक मिल चुके हैं। सेम अब आ गया उसका एक कॉम्पिटिटर आ गया, चेक करके, CHEQ। अब मैं उसे यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब वो अच्छा कैशबैक दे रहा है। तो सर सब दिमाग का खेल है, आप कहाँ से पैसे बचा सकते हो। इसका मतलब देखो, सिंपल सी बात है। आज मैं पैसे कमा रहा हूँ तो क्या मैं उड़ा दूंगा? नहीं ना। मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूं एंड आई एम अ स्मार्ट पर्सन, आई बिलीव। तो मैं स्मार्ट वे से पैसे भी खर्च करना सीखूंगा। तो क्रेडिट कार्ड एक वही चीज है। खर्चे से भी पैसे बन रहे हैं। वही चीज है, वही वही समझने वाली बात है। लोग नहीं समझते ये। अब उन्हें बताते हैं, वो समझते हैं कि यार आप हमें क्या नॉलेज दे रहे हो, हम आप कौन बोलने वाले हो, एक नया पर्सन आ गया जो पॉडकास्ट ले रहा है। लोग नहीं समझते, कुछ अच्छा बता रहे हैं तो भी नहीं समझते। सर अब हम 2026 की दहलीज पे ही खड़े हैं, तो यंग बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे भी हैं, तो थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 10,000 रुपीज है, तो उसे किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए? सर आप बिगिनर की बात करो ना, कि कोई बिगिनर इन्वेस्टर है,
तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा सर इसमें। आप सपोज़ करो कि आपके पास 10,000 रुपए है। मेरे पास कोई भी पर्सन आता है ना सर, जैसे आपका यही क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है आकर, मैं कहीं पर भी मिलता हूँ, एयरपोर्ट पे मिलता हूँ, किसी इवेंट में मिलता हूँ, मेरे पास 4-5 लोग आते हैं सर, वो मुझे पूछते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उन्हें बस एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ सामने, सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ग्रेट आपने यंग एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। बट माय क्वेश्चन इज़, डू यू हैव इंश्योरेंस? डू यू हैव इमरजेंसी फंड? तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन होता है कि ये होता क्या है? इमरजेंसी फंड तो किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे आपने 10,000 का एग्जांपल दिया, मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ। 10,000 रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए, किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। आप लेट्स सपोज पराग परी म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप, उसमें इन्वेस्ट कर दिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है वो। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हर साल, मतलब हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स सपोज पहले साल में 1,20,000 हो गए, दूसरे साल में 2,40,000 हो गए। लेट्स सपोज उसके ऊपर आपने थोड़ा और परसेंट भी मान लिया, तो आपके 2.5 से 3 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है? 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका कॉर्पस हो गया 2 साल में, ये सपोज करते हैं। अब 2 साल के बाद कुछ हेल्थ इश्यू आ जाता है, लेट्स सपोज ना होने पर, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है यंग एज में, तो हॉस्पिटल जाएगा। अब हॉस्पिटल में आपको क्या लगता है सर कितना बिल आएगा? सबको पता है कि हेल्थ अभी जितनी भी मेडिसिन्स है, हेल्थ का इन्फ्लेशन कितना है पता है सर आपको? 14% का इन्फ्लेशन चल रहा है हेल्थ पे। जितनी भी मेडिसिन्स है उसके ऊपर हेल्थ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। हमारा आप इकोनॉमी का बोलोगे तो 6% चल रहा है, 5 to 6% चल रहा है, बट हेल्थ का जो इन्फ्लेशन है इट्स अराउंड 14%। नॉर्मल हॉस्पिटल का बेड ही 15-15 हज़ार रुपए के हैं। वही, तो ये जो कॉस्ट है आपने 3 लाख रुपए सेव करा था, वो 2 दिन में चले जाएँगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले अपने आप को इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ सर, मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, इससे पहले मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था, बट फैमिली के साथ था, ठीक है? ग्रुप था। तो अब मैंने खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लिया। मैंने लिया है सर 20 लाख रुपए का लिया है इंश्योरेंस अभी, हेल्थ इंश्योरेंस लिया 20 लाख रुपए का। सर इतना कोई कॉस्ट नहीं है। सर आपने अगर अपना पर्सनल लिया है तो एक बार ऑडियंस के लिए थोड़ा बताएंगे कि आपने अभी लेटेस्ट में लिया है और पर्सनल पे 20 लाख के इंश्योरेंस के लिए आपने कितना प्रीमियम पे किया अप्रॉक्स? सर इट्स अराउंड 15 टू 18 के कुछ है जो मैंने पे करा है। उसमें भी मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया है सर। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत वायरल हुआ था बीच में, मैंने वही एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अब स्मार्ट डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये लिया है। लेट्स सपोज अब मैं अगले साल, मुझे हो सकता है कि मैं ज़ीरो पे करूँ इसके ऊपर इंश्योरेंस, मतलब मेरा प्रीमियम मैं ज़ीरो पे करूँ। अब आप बोलोगे कि कैसी फालतू की बातें कर रहा हूँ मैं, ये तो आपने कॉफ़ी दी है मुझे, मैंने अल्कोहल तो दिया नहीं आपने मुझे कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आदित्य बिरला का एक मैंने इंश्योरेंस लिया है, उसके अंदर पता नहीं कोई स्कीम का नाम है, तो वो तो मैं भूल रहा हूँ, कुछ मैक्स करके कुछ था उनका। तो वो स्कीम में ऐसा है कि अगर मैं डेली 10,000 स्टेप्स चलता हूँ और ईयर में 325 डेज चलता हूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम है इट विल बी ज़ीरो, एंड आई हैव अ प्रूफ। मेरे पास इसका प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने उनसे प्रूफ माँगा था। अब मैं तो सर इसमें ये नहीं बन सकता ना, डम नहीं बन सकता। आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ फाइनेंस क्रिएटर, तो मैं तो डम नहीं बनूँगा। मैंने उनसे इसका प्रूफ माँगा कि आप मुझे प्रूफ दो तो ही मैं खरीदूँगा। उन्होंने लिटरली मुझे प्रूफ भेजा है कि एक पर्सन ने अभी ज़ीरो प्रीमियम पे करा है। तब जाकर मैंने वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। अब लेट्स सपोज मैं नहीं चलता हूँ, 10,000 स्टेप नहीं करता हूँ। अगर मैं इसका 50% भी अचीव करता हूँ, तो आई विल बी गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑन माय प्रीमियम। वेरी नाइस। एंड अभी तो बात रुको, अभी तो कुछ भी नहीं है सर। ये आगे के 5 साल ये इनटू बढ़ता जाएगा। मतलब 5 साल ये अमाउंट 10-10 लाख रुपए से बढ़ता जाएगा। ऐसा प्रीमियम मैंने, ऐसा स्कीम मैंने लिया है। प्रीमियम आपका ऐड ऑन होता है, मतलब सॉरी प्रीमियम कह रहे हैं, जो आपका इंश्योरेंस है वो ऐड ऑन अमाउंट होता 20 लाख जाएगा। था वो अपने आप ऑटोमेटिक बैक ऑटोमेटिक हो बढ़ता जाएगा। जाएगा, वेरी हर साल बढ़ते जाएगा। तो ये अगर आप यंग एज में लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड आप उसमें भी अगर स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सर ये मैंने स्मार्ट इन्वेस्ट करा अपनी हेल्थ को लेकर। सेम चीज़ अब मैं बात करता हूँ, मैंने सर टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया है, क्योंकि मैं खुद बातें करता हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है। अब इसमें भी मैंने स्मार्ट तरीका सोचा है, आपको बताता हूँ, आप अगर अग्री करो तो बताना मुझे। 1 करोड़ का ही लिया मैंने, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है 25 की एज पे। मैं अभी 24 पे ले लेता तो बहुत बेटर होता। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि अगर यंग एज पे क्यों लेना है, बाद में ले लेते हैं। आप मानोगे नहीं सर, मैंने डीले कर दिया। मुझे 24 पे लेना था, मेरे बर्थडे के बाद लिया है, 10 दिन बाद लिया है। कितना उसमें मेरा फर्क प्रीमियम बढ़ पड़ेगा? गया। उसमें से प्रीमियम मेरा कॉस्ट बढ़ गया अराउंड 7 से 10 हज़ार रुपए का कॉस्ट बढ़ कितना? गया। इतना कॉस्ट बढ़ गया है, सिर्फ 20 दिन का गैप की वजह से।
तो मैं इतनी बार लोगों को बोलता हूँ और मेरे साथ ही वो हो गया, क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा डिले करा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो, तो आपका प्रीमियम पैसे बचेगा। अब मैं आपको बात करता हूँ, 1 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया, वो मुझे कॉस्ट करा है, मैंने वन टाइम पेमेंट करा सर। मैंने एक बार में पैसे पे कर दिए, मुझे मंथली पे नहीं करने, मुझे ईयरली पे नहीं करने, इतना दिमाग पे लोड ही नहीं डालना है। जब आप थोड़े से पैसे कमा रहे हो, आई वुड से आप इन्वेस्ट कर दो। तो मेरे पास सर थोड़ा फंड पड़ा था, मैंने सब डाल दिया। सर थोड़ा नहीं, आप तो अब 6 फिगर में मंथली की कमाई है यूट्यूब में आपकी। सर वो तो अलग बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि लोगों को करना चाहिए इन्वेस्ट हेल्थ में। तो मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ, मेरे लिए भी करता हूँ। तो कुछ अराउंड 2 ताकि लाख आप लोग रुपीस का था। इंस्पिरेशन हो तो। वही बिल्कुल सही बात है। तो अराउंड 2 लाख रुपीस का प्रीमियम था, मैंने सारा पे कर दिया और मुझे 1 करोड़ का मिल गया टर्म इंश्योरेंस। अब कुछ भी पे नहीं करना है मुझे। अब सर इसमें भी एक चीज़ है, मैंने लिया है सिर्फ 65 की एज तक। मैंने सिर्फ 65 की एज तक लिया है। अब आप बोलोगे क्यों क्यों 65 की एज तक लिया, 75 ले लेते। क्योंकि एवरेज अभी जो टर्म चल रहा है, मतलब एवरेज जो अपना ईयर चल रहा है, लोग 70-75 तक रहते हैं, उसके बाद तो आजकल तो मर जाते हैं सर। तो बात यह है, मैंने 65 की एज तक इसे ले लिया है। आप ये सोचो, आई एम 25 राइट नाउ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ 40 ईयर्स आगे का, फ्यूचर का। 40 ईयर्स बाद क्या रहेगी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की? कुछ भी नहीं, इट विल बी पीनट्स। तो मैं 40 साल क्या सोच रहा हूँ, वो भी 1 करोड़ अमाउंट। सर मुझे लगता है कि जो मेरी फैमिली होगी आगे वाली, वो मुझे सुनाएगी कि हमारे लिए 10 लाख रुपए छोड़ के गया है। ऐसा हो गया सर, उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप बस अपने आप को इंश्योर करने के लिए ले रहे हो, क्योंकि इन बिटवीन, इन यंग एज मुझे कुछ हो जाता है, तब वो मेरी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। बट इन फ्यूचर आपको कौन बचाएगा? आपके इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट तो बंद नहीं कर रहा हूँ। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर 10,000 किसी के पास अगर महीने का भी है, तो पहले आप मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस की तरफ से जो बचे फिर उसमें इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके अंदर सर इमरजेंसी फंड भी आ जाता है। सर लोगों को लगता है बर्डन है, बर्डन कुछ नहीं है, बस आपको मतलब मेंटली सिक्योर करना है अपने आप को। अब मैं मेंटली सिक्योर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट्स पहले से कर रहा था, बट अब अपने आप को सिक्योर भी कर लिया है। अब मुझे क्या करना है? बस इन्वेस्टमेंट्स करना है। अब इसमें इमरजेंसी फंड का भी डाल देते सर। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? लेट सपोज आपकी हेल्थ को कुछ नहीं हो रहा है, अब फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियली बर्डन आ जाता है लोगों पे। क्या हो सकता है? आजकल बहुत हो रहा है सर, इतने ले ऑफ्स चल रहे हैं, टीसीएस में ले ऑफ चल रहे हैं, हर जगह पे 10,000 लोगों को निकाल दिया है, इतने ले ऑफ्स चल रहे हैं। लेट सपोज ऐसा कुछ किसी फैमिली के साथ हो जाता है और वो एक ही पर्सन कमाने वाला बंदा है, उसी की जॉब चली जाती है, तो क्या करोगे? आपके एक्सपेंसेस रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। ईएमआईज रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। रेंट वगैरह, फूड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी आ ही रहा है, वो कभी बंद नहीं होने वाला, आपका लाइफ बंद नहीं हो जाएगी। तो उसे सस्टेन करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड काउंट कैसे करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, मैं ही बता देता हूँ। तो वो फंड इस तरीके से होता है, लेट सपोज आपका मंथली खर्चा है 50,000 रुपए और आपके पास लीस्ट से लीस्ट 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 1 साल का होना चाहिए, बट कम से कम 6 महीने का तो होना ही चाहिए, क्योंकि 6 महीने एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप अपने आप को वापस ग्रोथ फेज में ला सकते हो। ठीक है? तो अगर आपका 50,000 रुपए का, ठीक है, आपका एक्सपेंस है, इंटू 6 कर दो इसको। इतना फिगर आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड का। अब इमरजेंसी फंड आपको रखना कहाँ है? इसकी एफडी रख दो। अगर कुछ समझ नहीं आता, इसकी एफडी रख दो, उसको छेड़ना नहीं, उसको आपको निकालना नहीं है पैसे। अब इसको यूज कहाँ करोगे? जॉब चले गई, आप वहां से अपना खर्चा निकाल रहे हो, ठीक है? अब घर पे कुछ बहुत ही बर्डन आ जाता है, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ रहा है, मे बी शादी की वजह से, कुछ भी वजह से आपको, या छत गिर गई, तो आपको खर्चा करवाना है, वो इमरजेंसी फंड से होगा, आपके वो सेविंग से नहीं निकलेंगे पैसे। लोग ये नहीं समझते, सेविंग इज डिफरेंट, इमरजेंसी फंड इज डिफरेंट। जब तक वो इसको समझेगी नहीं ना, तो डेट ट्रैप में जाते रहेंगे। बहुत ईज़ी है अगर आप कर लो तो। अब ये सब कुछ कर लिया आपने, इमरजेंसी फंड बन गया 6 महीने का, आपने इंश्योरेंस ले लिया, क्योंकि देखो सर कम एज में लोगे तभी फ़ायदा है, आगे जाके लोगे तो आपका ही नुकसान है। तो मैं कुछ गलत तो बोल नहीं रहा हूँ। यही फ़र्क होता है नॉर्मल आदमी से बात करने में और एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट से बात करने में। अगर नॉर्मल आदमी से ये क्वेश्चन पूछें, वो 10,000 रुपए में सिर्फ बताना शुरू कर देगा, इतने में इतने डाल लो, इतने में इतने ना। और आपने जो गाइड किया वो यंग ऑडियंस के लिए इतना यूजफुल है कि पहले भाई अपने आप को सेव कर लो, फिर इन्वेस्टमेंट पे आओ। पहले खुद रहोगे तो ही तो इन्वेस्टमेंट यूज कर पाओगे। बिल्कुल सही बात। अब मैं भी आता हूँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट्स पे आता हूँ सर, कि आपने सब कुछ कर लिया, इंश्योरेंस ले लिया, इमरजेंसी फंड ले लिया, अब आते हैं अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। 10,000 रुपए किसी के पास है, ये सब कुछ करने के बाद लेट्स सपोज उसे कैसे डिवाइड करना चाहिए।
अब मैं आपको सपोज करूंगा कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग में तो मत घुस जाना, सबसे पहले लर्न करना इन्वेस्टिंग के बारे में, पैसा इन्वेस्ट करना है। अब एक मैं इसमें टॉपिक लूंगा सर, इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, ठीक है। उससे पहले ये आता है इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। अगर कोई ऐसी ऑडियंस देख रही है कि जो सपोज करता है कि इन्वेस्ट क्यों करना है, एफडी कर देते हैं। नहीं, एफडी में आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिलता, इतना ही मैं बोलूंगा इसके ऊपर। पर इंडिया में लोगों की आदत है पैसा बचाने की। लोग सोचते हैं कि अगर 100 रुपए है उसे बचा देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो क्या सर क्या वैल्यू रहेगी? 1 साल के बाद 6% से घट जाएगी उसकी वैल्यू। इन्फ्लेशन ही 7% 6% तो नीचे वही इन्फ्लेशन ले आएगी। अगर आप इसे सपोज कर लो 10 साल के लिए रख दोगे आप, क्या वैल्यू रह जाएगी उस 100 रुपए की? सर कुछ भी अमाउंट नहीं रहेगा वो। इसीलिए लोगों को अपना थिंकिंग चेंज करना है, इंडियंस को अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, और हम अच्छा ही सिखा रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करना सीखो। पैसा बचाओगे तो फ्यूचर में डेप्रिशिएट ही हो रहा है। डेप्रिशिएट हो रहा है, आप पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं बोलूंगा सर अगर कोई बिगिनर है, कोई देख रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस एक सिलेक्ट करना है अच्छा फंड। उसमें भी मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देता हूँ कि किस तरीके से फंड ले सकते हो आप। सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स होते हैं सर, लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? इसके अंदर सर कंपनीज आती है जो इंडिया की टॉप कंपनीज है, उसका फंड आपने एक पकड़ लिया, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दो, आपको 6-7% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका पैसा सेफ भी रहता है क्योंकि टॉप कंपनीज है। रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, ये इंडिया की टॉप कंपनीज है, इन्हें तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो गिर नहीं जाएगी अगले दिन, तो ये तो नहीं होने वाला, तो आपके पैसे सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना है, बिकॉज आई बिलीव इफ यू आर यंग यू कैन टेक रिस्क। आई बिलीव दैट, मैं भी लेता हूँ, पर उसको आपको अलोकेट करना पड़ता है। तो आपने सपोज करो 40% वहां डाल दिया, 40% लार्ज कैप में डाल दिया। अब बात करते हैं आपके 60% बना है, ठीक है, बचा है, आपने डाल दिया 20% कहाँ डालोगे? मिड कैप में डाल दो, ठीक है। आप डाल दो 20%, आप डाल दो स्मॉल कैप में। अब जो 20% बचा है, अब फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ। फ्लेक्सी कैप में आपको तीनों का मिक्सचर भी मिल जाता है, प्लस बाहर की कंपनीज भी मिल जाती है। जैसे पराग परिक की बात करूँ, पराग परिक बहुत अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बहुत फेमस फंड है, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं। अब वो फंड की खासियत ये है सर कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, और वो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर देता है, इसे अलोकेशन चेंज कर सकता है, इसीलिए उसका नाम फ्लेक्सी कैप है। प्लस वो फंड इन्वेस्ट करता है फॉरेन कंपनीज में भी, अल्फाबेट में भी इन्वेस्ट करता है, टेस्ला में भी इन्वेस्ट करता है, इसीलिए वो फंड के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। सर रिस्क परसेंटेज क्या रहती है फ्लेक्सी फंड में? सर रिस्क तो इतना नहीं है, मतलब रिस्क परसेंटेज की बात करोगे तो आई बिलीव वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप से कम रिस्की है। मैं आपको जो मैंने अभी तक नोटिस करा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लार्ज कैप से तो ऑफकोर्स ज़्यादा रिस्की है क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप है, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं उसे एलोकेशन को। बट अब ये बात है कि मैंने इसमें से 60-40 का रेशियो लिया है, मतलब आपने 40% लार्ज कैप में डाला है, बाकी 60% आपने इस तरीके से डाला हुआ है। अब अगर आप यंग नहीं हो, आप थोड़े से आपकी एज ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप लार्ज कैप में ज़्यादा फंड डाल दोगे, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू आर यंग यू कैन टेक रिस्क। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैसा वहाँ डाल दीजिए जहाँ पर आपका पैसा जल्दी बन सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स रिस्की होते हैं पर वहाँ पर आपके पैसे भी ज़्यादा जल्दी बनते हैं, बात हुआ है, पर वो गिरते भी जल्दी है, इसीलिए उसे रिस्की बोला जाता है। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजी मैं मानता हूँ जो लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सर आज आप जिस डेट पे बैठे हैं उसमें गोल्ड और सिल्वर अपने हाई पे हैं, और मुझे लगता है काफ़ी ऑडियंस, काफ़ी लोग रिलेट करेंगे कि गोल्ड सिल्वर ने जो रिटर्न दिया है अभी तक किसी ने नहीं दिया। जो हम मेन जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स को मना करती थी कि भाई ज्वेलरी क्या करेगी, मेरी तो कंपाउंडिंग चल रही है, मेरे तो इतने एक्स कंपाउंडिंग करके हो जाएंगे। आज वही मेन चुप हैं घर पे और उनकी वाइफ बोल रही हैं कि भाई हो गए ना अब हमारे भी 3-4 गुना। तो आप थोड़ा सा गाइड कीजिए गोल्ड और सिल्वर पे क्या चल रहा है। सर मैं मानता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर और बढ़ेगा, ये ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, इसमें क्या बात करते हैं, निफ्टी ने कितने रिटर्न्स दिए पिछले 1 साल में? 10% के रिटर्न्स दिए। सेंसेक्स के कितने रिटर्न्स दिए? 8-9% के रिटर्न्स दिए। अब अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड ने कितने रिटर्न्स दिए सर? मोर देन 70%। सिल्वर ने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए? मोर देन अराउंड 140% रिटर्न्स। अगर इसमें हम क्रिप्टो भी डाल देते हैं, क्रिप्टो ने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए, बिटकॉइन ने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए? -3% रिटर्न्स दिए। सो यहाँ पर क्या चल रहा है सर, गोल्ड एंड सिल्वर इसमें पावरफुल है, एंड आई बिलीव आपको सबका एलोकेशन अच्छे से करना चाहिए। बट ये बात तो मैंने आप बता दी है कि लोगों अलोकेशन करना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अलोकेट करो। बट अब मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आप एक खुद ज्वेलर हो,
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिल्वर और गोल्ड के ऊपर आपका क्या टेक है? मेरा तो टेक ये है कि आपको अलोकेट करना चाहिए अच्छे से हर जगह पे फंड, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है, आप भी ये बात मानोगे कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब ये मेटल्स बढ़ते हैं और वो हमें दिख रहा है। पर आपका टेक क्या है इसमें? सर सिल्वर मुझे ऐसा लगता है अभी तो कुछ भागा ही नहीं। अभी हमें बहुत भागता हुआ दिख रहा है, अभी कुछ भागा ही नहीं। सर 2011 अप्रैल में सिल्वर $48 पर आउंस था और तब यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट था 44 रुपए, 44 रुपीज। मतलब 2025-26 में खड़े हैं, 15 साल हुए हैं और सर 60-65 डॉलर चल रहा है पर आउंस। ये कुछ रेट बड़े नहीं है, ये तो अभी सर महीने में आया है, 50 ही चल रहा था। 1.5-2 महीने पहले 85 डॉलर था, अभी कुछ भागा नहीं है। ये हमें जो रेट ज्यादा दिख रहे हैं वो एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो 44 रुपए था आज 90 रुपए पे खड़ा हुआ है डॉलर। तो अभी सिल्वर बहुत भागने वाला है, चीता बनने वाला है। अभी लोग बाय ऑन एवरी डिप, मैं ही कहूंगा गोल्ड और सिल्वर बाय ऑन एवरी डिप। गोल्ड सिल्वर सर कई लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म सोचते हैं, क्या होता है पैनिक सेलिंग कर देते हैं। सर 2,12,000 में लिया, अभी 1,80-85, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मेटल में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सर 1,75-80 आएगा ना, सर घबरा के बेचने लग जाएंगे, अपना सारा माल निकाल देंगे। फिर वही 2,15 में लिया और 2,20 आएगा, फिर खड़े हो जाएंगे लेने के लिए, फिर नीचे। सर होल्ड करो, आप सट्टा नहीं कर रहे हो, आप अपने पैसों से कर रहे हो। अगर आप किसी से बाय कर मतलब किसी से आप लेके बोरो करके ले रहे हो तो गलत है, तो आप पैनिक ही रहोगे। अगर अपना पैसा है तो सर होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड सिल्वर हमेशा बुलिश है और रहेगा। सर देख लो ना, हमारे मदर फादर की शादी में क्या रेट था और अब क्या रेट है। सर लोग तभी तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं सर, विश्वास है। आज 5 लाख रुपए का सेट लेके एकदम से आ जाएंगे। हम 5,000 रुपए की टी शर्ट भी 10 बार ट्राई करते हैं सर। 5 लाख सेट लेने में ना सर, मैंने खुद ज्वेलर हूँ, मुझे पता है समय नहीं लगता कस्टमर को, कॉन्फिडेंट रहता है, उसको पता है भाई मेरे पैसे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर जो लोगों ने बढ़ते हुए देखा है सर, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। आप ये मत देखो ये महंगा हो गया अभी, आप सोचो फ्यूचर 10 साल बाद मैं कहाँ देख रहा हूँ, ये मत देखो 6 महीने में कहाँ देख रहा हूँ। मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर सर बुलिश है अभी। आपने बिल्कुल सही बताया सर, और मुझे लगता है कि ये सिल्वर तो अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ा था, रीसेंट न्यूज़ है। वैसे मैंने सुना है सर, अभी चाइना जो है वो 70% गोल्ड माइन करता है, ऐसा कुछ है। एंड सर अभी न्यूज आई है, बिल्कुल हाँ, अभी, हाँ। सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना। अब उसने नए रेस्ट्रिक्शंस लेकर आ गया सर। वो बोल रहा है कि हम सप्लाई नहीं करने देंगे, और जितने भी सप्लायर्स है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करते हैं चाइना से, उन्हें एक स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड होगा। बिल्कुल अभी न्यूज आई, और बिल्कुल। इस वजह से क्या होगा, आप खुद ही समझ रहे हो, ये टेक्स्ट बुक में भी लिखा ही हुआ है हमारा, कि आप सोचो कि सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस पंप होगा। तो जैसे आपने बताया कि अभी सिल्वर का प्राइस कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है 2026 में यहाँ से हमें बहुत ऊपर जाते हुए दिखेगा। सर सिल्वर गोल्ड का तो ठीक है, ये तो बुलिश हैं और लेके सब खुश भी हैं। सर आईपीओ को क्या है बबल, सर नए नए आईपीओ आ रहे हैं, बोट आ रहा है, नए नए मीशो आ रहा है, इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सही बोला आपने, आईपीओ का बबल तो चल रहा है। अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आया, अभी बोट अपना आईपीओ लेकर आने वाला है। सर आईपीओ का ऐसा है कि हाँ, बिल्कुल सही है, मैं खुद आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ। बट कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, होता है ऐसा है कि आईपीओ में लोग पागल भी बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपनी वैल्यूएशन ज्यादा दिखाने के लिए कुछ भी कर रही है। लेट सपोज, मैं आपको नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, बट मैं आपको बताता हूँ कि क्या था, टेक क्या था पीछे। कंपनी ने अपनी इनकम ज्यादा दिखाई है वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। अब वो इनकम आई कहाँ से होगी, वो इनकम आई है, अपना पैसा एफडी में रख दिया, वहां से इंटरेस्ट आया, उसे दिखा दिया अदर इनकम में। अब कंपनी का क्या हो गया, कंपनी बता रही है मेरा प्रॉफिट तो बढ़ गया, अब इससे क्या होगा, वैल्यूएशन ज्यादा मांग ली। तो सर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है आईपीओ में। अब ये पता कैसे चलता है, मुझे तो पता चल गया, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, डीआरएचपी फाइल्स होती है, उसको रीड करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, उसको रीड करो, कहाँ पर रीड करनी होती है वो भी बता देता हूँ। आईपीओ के लिए जीएमपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लस ये फाइनेंशियल्स भी रीड करते हैं। जीएमपी थोड़ा सा बताइए तो ऑनेस्ट। जीएमपी मैं आपको देता हूँ, जीएमपी होता है सर ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब इसमें और डीप चले जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काम किस तरीके से करता है। लेट सपोज आपकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अब आपका जो शेयर प्राइस है आपने रखा है, एक शेयर प्राइस आप दे रहे हो 100 रुपए पे। अब आपकी कंपनी की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, लोग 110 रुपए देने के लिए रेडी है। तो वो जो 10 रुपए का डिफरेंस हुआ, आप 100 रुपए पे ला रहे हो, लोग 110 रुपए दे रहे हैं, तो वो 10 रुपए का डिफरेंस, मतलब 10% का डिफरेंस है जीएमपी। मतलब आपका शेयर का प्राइस 10% ज्यादा चल रहा है। सेम चीज नेगेटिव में भी काम करती है, ये माइनस में भी चले जाता है। तो जीएमपी इस तरीके से काम करता है। चेक कहाँ कर सकते हैं जीएमपी? जीएमपी आप चेक कर सकते हो, आपको वेबसाइट बता देता हूँ, इन्वेस्टर गेन है, एंड एक है चित्तौड़गढ़ वेबसाइट, जहां पर आप जाके जीएमपी सारी डिटेल्स देख सकते हो, वहां पर आपको जीएमपी भी दिख जाता है। जीएमपी देखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आईपीओ में। बट आई वुड से
कि अगर आप थोड़े फाइनेंशियल्स और चेक कर लोगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है या फिर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा लेके निकल जाना है। तो उसके लिए आप क्या चेक कर सकते हो, इन्वेस्टर गेन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, कंपनी ने कितना अर्न करा पिछले सालों में वो सब बता देते हैं, पैट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के रेशियोज कैसे है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा तो नहीं है। अब इसके अंदर सर और चीज़ें आती है लेट सपोज कंपनी कोई लेकर आ रहा है अपनी, अब वो पैसा जो मार्केट से ले रहा है वो किस पर्पस के लिए ले रहा है, अब वो तो समझो। आप पैसा देने के लिए रेडी हो बट आप ये नहीं पता लगा रहे कि पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ। आजकल लोग 100-100 रुपए के लिए वो हो जाते हैं सर, अगर आप किसी 100 रुपए मांग लोगे बोलेगा क्यों चाहिए, मैं नहीं दूंगा, क्यों चाहिए, तो पहले बता रीजन बता। अब वहीं पे आप आईपीओ के लिए तो पैसे ऐसे दे देते हो। ये लोग नहीं समझते। यार आप थोड़ा सा पढ़ लो वो पैसे क्यों ले रहा है आपसे। हो सकता है कि वो स्टेक बेच के जा रहा हो, जिसे बोलते हैं सर ऑफर फॉर सेल, ओएफएस बोलते हैं। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब पैसा निकाल रहा है। फिर होता है सर फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है और शेयर्स लेकर आ रही है आपके लिए एक वैल्यूएशन पे। ऑफर फॉर सेल बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपना माल बेचने के लिए होता है, अपना पैसा निकालने के लिए होता है, अपना स्टेक बेचने के लिए होता है। तो बहुत डिफरेंस है। लोग ये समझेंगे तभी मुझे लगता है कि लोग इन्वेस्ट करेंगे और फिर रिटर्न्स भी कमा पाएंगे, वरना लोगों का उसमें भी लॉस हो रहा है। आईपीओ में भी बहुत लोगों का लॉस हो रहा है बबल की वजह से। जो आईपीओ आता है सब इन्वेस्ट कर देते हैं, बोले एक ही तो लॉट भरना है, भर देते हैं। और ये आईपीओ करते ही वो सोचते हैं यार जल्दी से आएगा, प्रीमियम पाएगा, बेच के निकल जाएंगे। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा बबल है ये, और बबल बस कब होगा पता भी नहीं चलेगा लोगों को। नहीं सर, मुझे लगता है ये बबल बस तो नहीं होने वाला, क्योंकि 2026 में तो और बड़ी कंपनीज आने वाली है। ओयो है, अब तो और कंपनीज रह चुकी है, अभी हीरो है, बहुत सारी कंपनीज है, एनएसडीएल है, बहुत बहुत कंपनीज है अभी आने वाले तो। सर 2026 में हम एंटर होने वाले हैं। 2026 में एंटर होने के लिए लोग बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं कि यार आप ये बुक्स पढ़ेंगे वेल्थ क्रिएशन में, ये बुक मुझे लगता है जो विजुअलाइजेशन से नॉलेज आती है, आदमी रिलेट कर पाता है और अच्छे से कंज्यूम कर सकता है, वो मूवीज के थ्रू आती है। तो आप 5 मूवीज कुछ ऐसी बताइए जो वेल्थ क्रिएशन में काम आए। बिल्कुल सही बात है सर, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि लोग ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं मूवीज देखकर। बट एक्चुअल में जैसे आपने बताया कि लोग अगर बुक्स रीड नहीं कर पा रहे तो वो मूवीज देख सकते हैं। अब बॉलीवुड की मूवी मत देखना, क्योंकि वहाँ अगर आप बॉलीवुड की मूवी देखने जा रहे हो तो आजकल ऐसी मूवीज बन रही है आपके 500-1000 रुपए वेस्ट हो जाते हैं, बट सीखते कुछ नहीं हो आप बस कोई पता नहीं पुरानी स्टोरी देख कर आ जाते हो। तो मैं ऐसी मूवीज बता देता हूँ ऑडियंस को, जो वो देख लेगी तो मुझे लगता है घर बैठे बैठे स्टॉक मार्केट सीख लेगी और पैसा भी कमा सकती है। तो सर उसके लिए पहली एक जो मैं बताऊंगा मूवी वो है मार्जिन कॉल। अब मार्जिन कॉल ऐसी मूवी है सर, अगर ये किसी ने देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, डेरिवेटिव्स किस तरीके से काम करता है। बहुत बहुत अच्छी ये मूवी है, जैसे देखनी चाहिए। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो सर बिलियंस एक मूवी है, जिसमें समझेंगे कि हेज फंड किस तरीके से काम करता है, इतना पैसा लोग मैनेज कैसे कर पाते हैं। हमारे लिए अगर मैं किसी को बोल दूं सर 1000 करोड़, तो वो बोलेगा 1000 करोड़, उनके लिए 1000 करोड़ कुछ नहीं है। वो लोग एक दिन में पैसा लगा देते, तो वो कैसे मेंटालिटी आपकी कैसे स्विच होगी उससे पता चलेगा। फिर सर एक गफला करके मूवी है, वो हर्षद मेहता के ऊपर ही है, बट जो हर्षद मेहता की सीरीज है वहां पर जो नहीं बताया गया है वो उस मूवी में बताया गया है, तो वो मूवी देखनी चाहिए, उससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी और डिटेल समझोगे। फिर एक सर मूवी है बिग शॉट, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि आप क्रैश से भी कैसा पैसे कमा सकते हो। जो 2008 का क्रैश आया था सर, उसमें भी लोगों ने पैसे बनाए हैं, कैसे बनाए, और उसने कैसे मार्केट को पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। बहुत बहुत अच्छी सीरीज, मतलब बहुत अच्छी मूवी है ये, अगर लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। अब बाकी तो सर और भी मूवीज है, गुरु करके मूवी है, उससे आप मनी से रिलेटेड सीखोगे, ये बॉलीवुड की मूवी है। और एक मूवी और बता देता हूँ जिससे बिजनेस समझ सकते हैं। अगर नेगेटिविटी बहुत है उस मूवी में, बट अगर लोग पॉजिटिव साइड ढूंढेंगे तो अच्छा है, वो है बदमाश कंपनी। अब बदमाश कंपनी लोगों को लगता है कि सिर्फ ऐसी ऐसी वैसी मूवी है, उसमें पता नहीं क्या क्या ही दिखाया गया, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर लोग समझेंगे तो वो लोग उस बहुत कुछ नजरिए सीख से सकते हैं। देखेंगे तो नजरिया चेंज करना पड़ेगा, मनी से रिलेटेड देखो, ग्रोइंग माइंडसेट से देखो, तो बहुत चीजें चेंज हो सकती है, आई बिलीव। मुझे लगता है 2026 में लोग एंटर, हम सब एंटर कर रहे हैं। तो एक चीज़ बड़ी लोगों के लिए यूज़फुल के लिए जो मेरे बहुत काम आई है, मुझे शेयर करनी थी, तो मैं सोच के आया था ये ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे को 2025 में बहुत काम आई है। मैनिफेस्टेशन, सर मैं बहुत बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में। मुझे लगता है हर किसी को ना जो भी करना है, कुछ भी करना है, आप प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू कर दो। मैंने लिखना शुरू कर दिया सर, मैंने पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और मेरा पहला पॉडकास्ट दीपक सर के साथ होगा, दूसरा मनवीर सर के साथ होगा, तीसरा। तो सर आज मैं कर पा रहा हूँ उस चीज को। अगर मैं वो सोचूंगा ही नहीं तो करूंगा कैसे?
सर बेड से तो उठना पड़ेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा। लोग अभी वो कर ही नहीं रहे हैं, अभी वहीं पे हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी चीज का, मगर मैंने जो सीखा मैंने ये शेयर किया। मैनिफेस्टेशन में जो ताकत है, आप मैनिफेस्ट करके कुछ भी कर सकते हो। एक सर अभिषेक शर्मा की आई थी मैनिफेस्टेशन पे। अभिषेक शर्मा, शिखर धवन ने उसको बोला था, वो अपनी शेयर कर रहा था स्टोरी कि यार मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है, तुम मैनिफेस्ट करना शुरू करो। सर उस दिन से वो मैनिफेस्ट करा। सर आपको याद होगा सनराइजर हैदराबाद का था, और उसने 100 मारे थे और उसने पर्ची लिखी थी, दिस इज फॉर ऑरेंज आर्मी। सर वो मैनिफेस्ट करके लेके गया था, आज मुझे मारने हैं 100। सब 50 तक उसको याद नहीं था, उसकी जेब में पर्ची है। जब 100 हुआ ना, उसने निकाला, दिस फॉर ऑरेंज आर्मी। सर बहुत ताकत है मैनिफेस्टेशन में, आप वो करने लग जाते हो। प्रेजेंट टेंस में जीते हो ना, आप वो करने लग जाते हो। आई बिलीव सर ये बिल्कुल होता है। और लोग ना सर प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं। अब मैनिफेस्टेशन के ऊपर आता है प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब यही है कि आप चीज़ों को डिले करते जा रहे हो। डिले करना छोड़ना है तो आपको चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ये मैं करता हूँ, आप जैसे बोल रहे हो मैं भी मैनिफेस्ट चीज़ें करता हूँ, मैं लिखता हूँ और मैं डेली मैनिफेस्ट करता हूँ। मतलब जिसे लोग टू डू भी बोलते हैं, सर मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन है कि आज मुझे क्या करना है। अगर मैंने ये चीज़ इसका 10% भी अचीव कर लिया, आई एम हैप्पी। मैंने 10% अचीव कर लिया, आई विल गो हैप्पी एट होम, ठीक है? मैं हैप्पी सोऊँगा उस दिन। बट आपने बिल्कुल सही बोला है, मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एंड मैं जिन पर्सन को जानता हूँ, ठीक है? जो जिन्हें मैं मेंटर मानता हूँ, उन्होंने मैनिफेस्टेशन से सर पूरा बिज़नेस बिल्ड कर दिया है। एंड वो बिज़नेस उनका है मोर देन 100 करोड़ का। आप उन्हें जानते हो, जहाँ पर हम बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अखिल गुप्ता जी की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा बिज़नेस बना लिया एंड उन्होंने मैनिफेस्टेशन से ही बनाया। उनसे मैं ये सीखा हूँ सर, कि मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है। एंड अब आपसे भी सुन रहा हूँ। तो आई बिलीव मैनिफेस्टेशन में पावर होती है एंड मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ, लोगों को भी करना चाहिए। सर एक और चीज, हमें ना अपनी सराउंडिंग बदलनी पड़ेगी। सर नेगेटिव पीपल के साथ रहेंगे, दिमाग वही नेगेटिव रहेगा। छोटे सोच लोगों के साथ रहोगे, छोटी सोच रहेगी। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, बड़े लोगों के साथ रहोगे, अच्छी सोच वालों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव बनेंगी। मतलब इफ यू कहते हैं ना, इफ यू आर विनिंग अ रैट रेस, यू आर स्टिल अ रैट। अगर आप रैट चूहों की रेस जीत भी रहे हो, तो आप चूहे ही रहोगे। आप बड़े लोगों के साथ हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोच उस तरह की पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर से मेरा एक टेक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक स्मॉल टाउन से आता था, मतलब गुजरात में था। तो उसमें सर ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ पर रह रहे हो ना, तो आप छोटी चीज़ भी अचीव कर लो, इट्स बिग डील। बहुत बिग डील हो जाती है वहाँ पर। लोग आपको ये करते हैं, पुश करते हैं कि यार कुछ कर लिया तूने, बट कुछ भी नहीं किया है आपने। मैं वहाँ से मैं आपको बता दूँ कि स्विच कहाँ से आया। मैं वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ। करंटली आई एम इन दिल्ली, ठीक है? स्पेसिफिकली आई एम इन नोएडा। सर यहाँ पर ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिले, उनके लिए रोलेक्स कुछ नहीं है। वहाँ पर जब मैं था तो कैशियो कोई बड़ी बात नहीं होती थी। कैशियो लगता था अच्छा कैशियो है, कैशियो पहनता है, एप्पल वॉच पहनता है, ऐसा कुछ है। बट यहाँ पर आया, जैसे आपने बोला सराउंडिंग चेंज हुई। सराउंडिंग चेंज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर रोलेक्स कुछ नहीं है, यहाँ पर मर्सिडीज़ कुछ नहीं है। तो आप सर रोलेक्स के लिए काम करने लग जाते हो। अगर वो बड़ी लगेगी, आपको कैशियो के लिए ही काम करोगे। अब आप करोगे ही नहीं, आप कंफर्ट जोन में ही रहोगे। हुँ, कंफर्ट जोन से बाहर तभी निकलोगे जब आप अपने ऊपर वाले आदमी के साथ बैठोगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों से पॉज़िटिव चीज़ें समझो, लोगों से कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत निकालो। अगर कोई आपको कुछ बोल भी जाता है, चुप हो जाओ, क्या हो गया? सीख ही रहे हो ना। मैं ऐसा यही करता हूँ। मैं अपने छोटों से भी सीखता हूँ, बड़ों से भी सीखता हूँ और सीखते-सीखते मुझे लगता है मैंने सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन करा है सर। मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ, मेरे जो मिलियन फॉलोअर्स हुए, आई एम जस्ट ऑब्ज़र्विंग एंड टिल नाउ आई एम ऑब्ज़र्विंग। मैं आगे भी ऑब्ज़र्वेशन को सर ही स्टिल यू आर मेन सच अ रखूँगा। डाउन टू अर्थ पर्सन। मैं आपसे मतलब आप इतने मिलियन फॉलोअर सब कुछ, और आज मतलब मेरे कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने स्टार्ट ही किया, मगर तब भी और सच अ डाउन, मतलब यही सब काम करते हैं सर चीजें। बिल्कुल सही बात है। सर एसआईपी की हम जब से बातें कर रहे हैं, एसआईपी एसआईपी, सर मुझे इतने लोग बोलते हैं एसआईपी कर रहा हूँ भाई, पैसे नहीं बनते, एसआईपी में पैसे नहीं बनते। तो ऐसा यही बताइए क्या है सर, सब बोलते हैं एसआईपी में पैसे नहीं बन रहे हैं। सर मैं बोलता हूँ एसआईपी में पैसे बनेंगे भी नहीं। क्यों? इसका रीज़न है, आप जितने भी लोगों ने आपसे सुना है, मतलब आपने जितने भी लोगों से ये चीज़ सुनी है, उन्हें जाकर एक क्वेश्चन पूछना कि आपने एसआईपी कितने साल के लिए करी थी? एसआईपी इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, तो आपके पैसे नहीं बनने वाले। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो एक डेटा बताता है कि एसआईपी जितने भी लोग करते हैं, वो 5 साल में ही बंद कर देते हैं। अगर सपोज़ 100 लोग कर रहे हैं, तो उसमें से 90% ऑफ पीपल ऐसे होते हैं, जो 5 साल में बंद कर देते हैं। अब एसआईपी का पैसा तो बनता ही लॉन्ग टर्म में है। अगर आप एसआईपी पैसा 5 साल में ऐसा सपोज़ कर रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर आपको तभी ही पता चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग समझते नहीं हैं। अगर आप वही 20 साल के लिए करोगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको करोड़ मिल सकते हैं।
ठीक है, आप करोड़ रुपए कमा सकते हो, तभी पॉसिबिलिटी है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लोग एसआईपी बंद कर देते तो कैसे पैसे मिलेंगे? ठीक है, बात वो है। तो सर एसआईपी जैसे हमने कर ली, सब जिंदगी भर तो नहीं आदमी इन्वेस्ट करेगा। देखो सर, एक आदमी एक टाइम के बाद उसको पैसे भी चाहिए, हर बार तो वो वर्किंग रहेगा नहीं। अब 30 साल से 25 साल से आदमी एसआईपी कर रहा है, सब 50 साल 55 साल बाद उसे पैसे चाहिए भी होंगे ना, जिसके लिए वो जोड़ रहा है उसके लिए चाहिए भी। तो सर एसडब्ल्यूपी के बारे में बताइए गाइस। एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मनवीर जी बताइए। ठीक है, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं इसके ऊपर। जैसे लोग एसआईपी करते हैं, ठीक है, आपने जैसे बताया कि एसआईपी पूरे टाइम तो नहीं करेंगे। एग्जांपल लेते हैं एसआईपी का ही, 20,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए। ठीक है, कितना कॉर्पस हो जाएगा? अराउंड 2 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। जैसे ही 2 करोड़ का कॉर्पस होता है, मैं बोलता हूँ पैसे निकाल लेना, स्टार्ट कर देना एसडब्ल्यूपी, जो कि आपने बताया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। 2 करोड़ उसमें डाल दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप हर महीने 2 लाख रुपए निकालो उसमें से। ठीक है, 2 लाख रुपए हर महीने निकालो 20 साल के लिए। तो आपने जो 2 करोड़ इन्वेस्ट करे थे, आपने निकाले कितने 20 साल में? कितने निकाले? 4.8 करोड़ रुपीस निकाल लिए आपने उसके। तो एसडब्ल्यूपी की पावर ये है। अब लेट्स सपोज आप 2 लाख रुपए मत निकालो, थोड़ा-सा आप फंड को समझो, मैनेज करो, आप 1.5 लाख रुपए निकालते हो। 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हो 20 साल के लिए। आपको क्या लगता है कि 20 साल के बाद आपने कितने पैसे निकाल लिए होंगे? ठीक है, आपने पैसे जो निकाले वो तो छोड़ो, आपके पास इसके बाद भी पैसे बचे होंगे। तो एसडब्ल्यूपी की पावर ये है कि आप पैसे विथड्रॉ भी कर सकते हो, प्लस आपका कॉर्पस साथ में भी बनते जाता है, क्योंकि पैसे आप कम निकाल रहे हो, प्लस आपके जो रिटर्न्स कैलकुलेट हो रहे हैं, लेट्स सपोज 10% से कैलकुलेट हो रहे हैं, 12% से आपके पैसे कंपाउंड होते जाते हैं अगले 20 साल के लिए। तो अगर आप इसे सिस्टमैटिकली मैनेज कर पाते हो, तो आपके पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो एसडब्ल्यूपी की पावर ये है। एसडब्ल्यूपी की पावर ये है। और सर कंपाउंड इतने अच्छे तरीके से होते हैं, अगर 15% की रिटर्न भी आ रही है और अगर हम 9% में भी पैसे निकाल रहे हैं तो 6% इतना अच्छा कंपाउंड होगा कि लास्ट में हमारे पास पैसे भी बहुत बन जाएंगे। राइट, तो एसडब्ल्यूपी एसआईपी की पावर बहुत है, बट लॉन्ग टर्म में सर ये लोगों को समझना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच मनवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी। और बीइंग यंग, आपने यंग पॉपुलेशन को इतना इंस्पायर कर रखा है। हर कोई आपकी रील ही देख रहा है, रील वायरल हो रही है आपकी। और क्योंकि सर रिलेटेबल है, बहुत रिलेट करते हैं, मुझे भी खुद ही बहुत रिलेट करती है आपकी रील्स। क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ, वो चीज़ आप कैप्चर कर रहे हैं, और उसी लोगों के जो दुख हैं वो ही आप उनकी सुख में कन्वर्ट करते हैं सर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ऑडियंस, ऐसे ही हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए। नए गेस्ट के साथ नए समय ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।